Hello and welcome to Bimotion IAS. This is the series of geography optional and we are doing climatology which is module 3 of our series. आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है प्लेनेटरी विंड्स. ये हम लोगों के क्लाइमेटोलॉजी का वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है, ठीक है, जो हम लोगों को पूछा जाता है. रिसेंटली जो है, अभी मैंने जब लास्ट ईयर के 40 ईयर के क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें देखा गया था कि रिसेंट में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा है एग्जामिनर. दैट मीन्स इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग. आज का टॉपिक है प्लेनेटरी विंड्स. एंड रिमेंबर दैट कि हम लोग सीधा एग्जाम बेस्ड कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं. जो लोग नए आए हैं तो पहले ये माइंड में ये सेट करके बैठे कि हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है. ठीक है, और हम लोगों के नोट्स भी ऐसे ही तैयार होंगे पॉइंट वाइज. ठीक है, नाउ सिलेबस देखो. सिलेबस में रेड वाला पोर्शन चाहे आप पॉज करके देख सकते हो, रेड वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और येलो वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम लोगों का प्लेनेटरी विंड्स है. ठीक है, समझ में आई ये वाली बात. पेपर नंबर 2 में अभी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है इससे रिलेटेड, तो वो हम लोग देखेंगे और आगे चल के. नाउ PYQ देखो. PYQ में मैंने देखा कि जब मैंने 40 ईयर्स के देखे क्वेश्चन पेपर तो उसमें 2017 और 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से फोर्सेस जो हैं वो हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं. लेकिन आज के लेक्चर में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूंगा कि आप लोगों को किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है. साथ में जियोस्टॉफिक विंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया. दैट मीन्स ये जो है अब थोड़ा सा फोकस इसके ऊपर शिफ्ट करने लगा है. तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स देखो. सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन देखा था और उससे भी पहले हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट्स देखे थे. उसके कारण हम लोगों के मैंने बताया था कि कुछ विंड्स जो हैं वो आप लोगों के हॉरिजॉन्टली अर्थ के ऊपर फ्लो कर रही है. अब ये जो विंड्स है ना, वो विंड्स कौन कौन सी है आप लोगों की? ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज. समझ में आई नहीं ये वाली बात है ना? तो बस यही विंड्स जो है वो है प्लेनेटरी विंड्स. ठीक है, क्योंकि ये होती है परमानेंट विंड. और जो किसके कारण आ रही थी, मैंने आपको जब मैंने बताया था कि इक्वेटर पर क्या होता है, आप लोगों का सोलर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है. दैट मीन्स यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है इस इलाके में. ठीक है, ट्रॉपिक्स के इलाके में. और जो पोलर का इलाका है वहाँ पर हीट डिसिपेट होती है. तो दैट मीन्स डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है. और ऊपर से हम लोगों का कोरियोलिस फोर्स के कारण, क्योंकि अगर मेरा कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो क्या होता है, ये सीधा नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ आती विंड. लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो गई है, जिसके कारण ये विंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है. मतलब हर जो बेल्ट है उसके अंदर अलग अलग विंड की जो डायरेक्शन है चेंज हो गई है. दैट मीन्स दो फैक्टर्स जो हैं वो मोटा मोटा इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, है कि नहीं है? इसके अलावा और भी जो फोर्सेस है वो भी इफेक्ट करती हैं, वो पर लोग आगे देखते जाएंगे. तो मोटा मोटा पहले आपको समझना है कि जो प्लेनेटरी विंड्स जो हैं वो इतना मैटर क्यों कर रही हैं. तो सबसे पहले तो प्लेनेटरी विंड मैंने आपको बताया कि ये क्या है, लार्ज सिस्टम है, परमानेंट सिस्टम है और कंसिस्टेंट विंड सिस्टम है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं है कि भाई ये आज कुछ है और परसों कुछ और हो गया. ये लोकल विंड्स में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मानसून विंड्स हो गया, वो 6 महीने में एक बार बदलती है, साल में 2 बार बदलती है ना, तो वही चीज़ है. तो नाउ विंड सिस्टम ये क्या होता है, अपने लैटिट्यूडनल जोन्स में डिवाइडेड रहता है और डिफरेंशियल हीटिंग और कोरियोलिस फोर्स के कारण और प्रेशर बेल्ट के कारण ये चीज़ें बनती है. ये क्या करता है, ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन क्रिएट करता है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में. हम लोगों ने ट्राइसेलुलर मॉडल देखा था ना, ट्राइसेलुलर मॉडल जो देखा था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर, उसका फाउंडेशन कौन फॉर्म करता है, ये प्लेनेटरी विंड्स ही करती है. मैंने बताया था आप लोगों को कि हॉरिजॉन्टली ये प्लेनेटरी विंड्स है, फिर वर्टिकली जाएंगी, फिर ऊपर जेट स्ट्रीम जाएंगे, फिर ये हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है ये फाउंडेशन क्रिएट करता है. ठीक है, नाउ अब इसके बिना क्या होगा भाई, अगर ये नहीं होंगी तो अर्थ के पास क्या होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाएगा, जैसे मून पर और मार्स पर है. भाई मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो अपना इक्वेटर होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होगी और जो पोल होगा वहाँ पर हीट डिसिपेट होगी, मतलब यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी चीज़ें. ठीक है, तो इससे बचाने के लिए अब प्लेनेटरी विंड्स हैं, उसी से तो फायदा मिला है अपन लोगों को. मतलब लिविंग हम लोग रह पा रहे हैं इस चीज़ में. समझ में आने वाली बात. अब एक केस देख लो,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो अमेजन में है, वो किस लिए, किसके कारण है भाई? देखो मोटा मोटा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता होगा कि जो हमारे ट्रॉपिक्स के ऊपर रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे रीजन है ट्रेड विंड्स, जो है ट्रेड विंड्स। क्यों? क्योंकि देखो इधर से ये है, ये वेट विंड्स हैं, ये वेट विंड्स हैं, तो ट्रेड विंड्स और वेट विंड्स होती है, मैंने लास्ट उसमें अभी बताऊंगा और आगे। तो ट्रेड विंड्स है और कन्वर्जिंग एट ITCZ, ट्रेड विंड जो है वो ITCZ पर कन्वर्ज हो रही है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जो कि हमारे टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर जाते हैं, और ये जोन 0 से लेके 10 डिग्री लैटिट्यूड तक वेरी करता है, मोटा होता है। नाउ अगला, इसलिए मैं अगर एग्जांपल देखो तो सहारा डेजर्ट जो होते हैं ना, वो अंडर सबसाइडिंग लिम्फ के ऊपर, जो हेडली सेल जो होता है ना सर्कुलेशन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हेडली सेल सर्कुलेशन के ऊपर आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का सहारा डेजर्ट होता है लगभग 30 से लेके 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड के ऊपर। तो ये अपन लोगों का वो हो गया। नाउ अगर मैं इसमें फ्लो चार्ट बना दूं तो सीधा सीधा वहाँ फ्लो चार्ट आप एग्जाम के अंदर क्या बना के आओगे, सोलर रेडिएशन से क्या होगा, आप लोगों का प्रेशर बेल्ट बनेगा, प्रेशर बेल्ट से क्या होगा, आप लोगों की विंड बनेंगी। विंड कौन कौन सी होंगी? प्लेनेटरी विंड, पीरियोडिक विंड और लोकल विंड। समझ में आया ना? विंड 3 टाइप की होती है, दिमाग में रखना ये चीज़। अभी मैं आपको सिर्फ प्लेनेटरी विंड्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। जब मैं लास्ट पे आऊँगा ना तब आप लोगों को छोटी सी चीज़ें बता दूंगा। अभी आप बस माइंड में ये रख लो कि प्लेनेटरी विंड, पीरियोडिक विंड और लोकल विंड, इससे क्या होगा, आप लोगों के क्लाइमेट जोन्स क्रिएट होंगे। दैट मीन्स ये क्या है, आप लोगों का क्लाइमेट जोन्स का बनने का बेस हो गया। समझ में आई नहीं ये वाली बात? नॉर्मली नाउ अब चाहो तो डायरेक्ट डायग्राम बना के आ सकते हो प्लेनेटरी विंड्स का। मैंने देखो इतने सारे डायग्राम्स कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं उससे, इंटरनेट से। समझ में आई नहीं वाली बात? देखो आप सिंपल ऐसा डायग्राम बना के आ सकते हो कि देखो ये आप लोगों का इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर क्या होंगे, आपकी ट्रेड विंड्स हो जाएंगे, ईस्टर्लीज होती हैं ये, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये हो जाएगा, ओ सॉरी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये नॉर्थ इलाका है ना, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा आपका ईस्टर्लीज। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, वेस्टर्लीज। ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, वेस्टर्लीज। फिर ये पोलर ईस्टर्लीज और ये पोलर ईस्टर्लीज। समझ में आई ना? डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट ये बना के आ सकते हो। साथ में अगर ऐसे नहीं बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो, जहाँ पर आप लोग ITCZ दिखा सकते हो। यही चीज़ है ITCZ, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा तो इस तरीके का बना दो। अब देखो आप लोग ये देख रहे होगे कि मैंने एक डायग्राम ये बनाया है, ये वाला। मैं इसको ना आपको जूम करके दिखाता हूँ नॉर्मली। ये देखो, ये मैंने डायग्राम जो लिया है, इसमें मैंने बताया कि आप लोगों की जो ट्रेड विंड, पहले मैंने बताया था कि जो आप लोगों की जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो आप लोगों की सीधी ईस्टर्लीज होती हैं। बट यहाँ देखो ये वाले इलाके पर क्या हुआ, ये जो ट्रेड विंड्स है ना ऐसी उल्टी सीधी हो गई, है कि नहीं? ये देखो कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये अपने हो रहा है अपना लैंड के कारण। जहाँ पर लैंड अलग है, यहाँ सी अलग है, तो इसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये अपनी अलग अलग चीज़ें इफेक्ट करती हैं इस चीज़ के ऊपर। समझ में आने वाली बात नॉर्मली? तो इस तरीके का भी डायग्राम बनाकर आ सकते हो। आगे मैं ये बताऊंगा और समझ में आएगा। ये ठीक है, नहीं आ रहा वो चीज़ समझ में तो इस तरीके का डायग्राम बना दो। नहीं आ रहा तो ये मैंने एक डायग्राम इंटरनेट से ही लिया था। आई डोंट नो ये किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का था, तो मुझे याद नहीं है। तो नॉर्मल देखो, ईस्टर्लीज बनाई, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट बनाया, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इक्वेटोरियल, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। इस तरीके से डायग्राम आप बनाकर आ सकते हो नॉर्मली, ठीक है। फोर्सेस गवर्निंग एयर मूवमेंट। अब देखो नॉर्मली वैसे मैं सब कुछ बता चुका था फोर्सेस के बारे में, बस वही दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को थोड़ी स्पीड लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पुराना वीडियो देख लेना इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। समझ में आने वाली बात? नाउ पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? सीधी सीधी बात, ये क्या करता है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। लो प्रेशर की तरफ ये वाला फोर्स एक्ट करता है। समझ में है ना? ये आपका बैरोमेट्रिक स्लोप पर डिपेंड करता है। अब ये बैरोमेट्रिक स्लोप क्या होता है? ये होता है प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि एक यूनिट डिस्टेंस पर आप लोगों का प्रेशर डिफरेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि आप लोगों का जो आइसो बार जो होंगे, अगर ये पास पास में होंगे और कुछ आइसो बार जो दूर दूर होंगे, तो उनमें क्या अंतर होगा? जो पास वाले होंगे वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जो दूर वाला होगा वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो वही चीज मैंने बताई है, मतलब स्टीपर स्लोप जो होगा ना
वहां पर फास्टर विंड्स होंगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हाई प्रेशर ज्यादा लो प्रेशर कम है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मेरा फास्टर विंड्स होंगी, बहुत तेज स्पीड से होगी। भाई जितना ज्यादा होगा प्रेशर होगा उतना ही तो ज्यादा विंड होंगी ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, मॉनसून लो प्रेशर सिस्टम है जो कि इंडिया को में अट्रैक्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड पर, है कि नहीं है। मानसून लो प्रेशर सिस्टम ओवर द इंडिया अट्रैक्ट्स, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बनता है ना जब अपन मानसून आती है। मैं मानसून पढ़ाऊंगा ना और लोगों को, आप लोग समझ में आएगा कि जब हमारे इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है तभी तो बोलते हैं जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा मानसून हम लोगों की स्ट्रांग होगी। मतलब गर्मी पड़ने से क्या होगा, हमारा लैंड एरिया जो होगा वो गर्म होगा, गर्म होगा तो मेरा प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब लो प्रेशर क्रिएट होने पर हम लोगों का जो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो यहाँ पर अट्रैक्ट होता है। समझ में आया ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वाली ही बात हो गई है, वाली चीज समझ में आई। नाउ एग्जांपल देख लो, आइसलैंडिक लो वर्सेस एजोरस हाई, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज होती है, समझ में आया ना। नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स। अब देखो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, आप लोग कई लोग सोचते, मेरे पास कुछ मेल आया कि सर आप डायग्राम तो बताते ही नहीं हो, आपने बोला था कि डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वही डायग्राम आप लोगों को यूज करके आने एग्जाम के अंदर। कुछ ऐसे स्पेशल डायग्राम नहीं है कि मैंने बने बनाए छोड़ दिया, तो नहीं, आपको तो हाइंड से बनाने हैं ना, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहीं पर बनाकर बता देता हूँ। सेकेंड इज कोरियोलिस फोर्स। ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन कर, ये किसने, पहली बात तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, गैस्पर्ड गुस्ताव डी ने। किसने, गैस्पर्ड गुस्ताव डी कोरियोलिस ने। तो मतलब नाम ही उनका 1835 के अंदर। तो ये आप लोगों चूंकि ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो ये अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, भाई साइंस बैकग्राउंड वाले तो ज़्यादातर और ज़्यादा वैसे लिखाते हैं, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड वाले के लिए ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। सबसे पहली बात, डिफ्लेक्शन हो जाता है अर्थ रोटेशन के कारण। और मैंने बताया था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऐसी की जगह ऐसे रख लो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अपने राइट हैंड साइड पर मूव करता है, अगर ये एक्चुअल है ये रियल है, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। वेट, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये एक्चुअल है ये रियल है। तो इस तरीके से डायग्राम बनाया ना, बस वही चीज़ है, हेमिस्फीयर लेफ्ट इन द सदर्न। और इक्वेटर के ऊपर ये 0 होता है और पोल के ऊपर ये मैक्सिमम होता है। मैंने आप लोगों को इसका बता चुका हूँ पूरा फॉर्मूला पर डिपेंड करके कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, किस तरीके से बनता है, ठीक है। सीधा सीधा साइन थीटा की वैल्यू अगर सीधी 90 होगी दैट मीन्स 1 होगा, तो मतलब ये मैक्सिमम होगा। साइन 0 की वैल्यू अगर आप लोगों की 0 हो गई तो दैट मीन्स यहाँ पर 0 हो गया। और ये 0 कहाँ पर होगा, लेटीट्यूड 0 होगा आप लोगों का इक्वेटर के ऊपर, 90 होगा आप लोगों के पोल के ऊपर। तो बस वही चीज़ हो गई। एक्सप्लेन वेस्टर्ली डिफ्लेक्टिंग ऑफ द ट्रेड, डिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रेड एंड जियोस्ट्रोफिक बैलेंस। ये वेस्टर्ली का डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करता है, इसका ट्रेड और जियोस्ट्रोफिक बैलेंस का। थिंकर कौन हो गए भाई, अपने फेरल हो गए। फेरल ने एम्फेसाइज किया था कोरियोलिस को, एम्फेसाइज कोरियोलिस इन एक्सप्लेनिंग द वेस्टर्लीज, ने वेस्टर्लीज को एक्सप्लेन करने में एम्फेसाइज किया था। नेक्स्ट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये करता है, ये आउटवर्ड फोर्स होता है बिल्कुल कर्व्ड मोशन के अंदर, ये आउटवर्ड फ्लो होता है कर्व्ड मोशन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक फ्लो बताने के लिए। क्या, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक फ्लो बताने से। भाई साइक्लोन जब पढ़ेंगे ना तो और अच्छा ये चीज़ समझ में आएगा, पहले बस आप इतना मोटा मोटा समझ लो। और ये मैं बता भी चुका हूँ, ऑपरेट्स इन द कर्व्ड विंड पाथ। कहाँ पर, कर्व्ड विंड पाथ पर ये ऑपरेट करता है। इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट विंड में, ग्रेडियंट विंड में ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल सरफेस के पास लगभग 1 किलोमीटर की स्पीड रहती है तो प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर्स होती है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर, मतलब हमारे सरफेस से लेके हमारे ऊपर तक लगभग 1 किलोमीटर तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरफेस बोल रहा हूँ। अब ये बताओ कि सरफेस के पास मेरा फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, दैट मीन्स मेरी विंड की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, दैट मीन्स मेरा जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी मेरा कम लगेगा। तो बस वही चीज़ है कि ये क्या करता है, ये विंड को स्लो करता है। और जो अब इसके कारण क्या होगा, आप लोगों का जो विंड होंगी वो मेरे आइसो बार्स को क्रॉस करेगी एट एन एंगल। वैसे मेरी जो विंड जो चलती है ना वो आइसो बार के पैरेलल चलती है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है ना वो आइसो बार के परपेंडिकुलर लगता है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स
आइसोबार के परपेंडिकुलर लगेगा तो दैट मीन्स जो मेरी जो विंड होगी वो मेरी आइसोबार के पैरेलल चलेगी। और अब चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये मेरे एट एन एंगल पर मेरी जो विंड की स्पीड विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स ये मेरा जो आइसोबार है उसको वो क्रॉस करेगा और उससे क्या होगा, वो पैरेलल नहीं चल पाएंगी। तो ये किसने बोला था, एकमैन ने बोला था 1905 में। इनने बोला था कि स्पाइरल, जो एकमैन का स्पाइरल है ना, उसने एक्सप्लेन किया था कि भाई ये ओशन के अंदर और पैरेलल एटमॉस्फेयर के अंदर डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। समझ में आई ना ये वाली बात ना। फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हो डायरेक्ट, देखो अलग अलग है। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स है ना, अगर ये दोनों लगते हैं तो जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है। जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है दैट मीन्स ये मेरा सरफेस पर नहीं है, ये मेरा सरफेस पर नहीं है क्योंकि यहां पर मेरा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। प्लस अगर मैंने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल भी बात आ गई यहाँ पर, प्लस सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स हो गया ना अगर इसमें, तो ग्रेडियंट विंड हो जाएगी। प्लस फ्रिक्शन अगर लग गया तो सरफेस विंड हो जाएगी। समझ में आया ना ये वाली बात। मतलब 3 तरीके की विंड जो होती है ना वो हम लोगों की होती है। एक होती है जियोस्ट्रॉफिक विंड, एक होती है ग्रेडियंट विंड, एक होती है सरफेस विंड। समझ में आया ना, ये आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड की अगर बात करोगे तो वहां पर आप लोगों को क्या लगेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा और कोरियोलिस फोर्स लगेगा। अगर इसी में मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी मेरी, वो ग्रेडियंट विंड बन जाएगी। और अगर मैंने इसके अंदर फ्रिक्शन जोड़ दिया तो मेरी क्या बन जाएगी, सरफेस विंड बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का आप फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो नॉर्मली मोटा मोटा। समझ में आया ना, तीनों विंड का मोटा मोटा समझ में आया ना, कि जब भी मैं जियोस्ट्रॉफिक की बात करूं मैं बार बार रिपीट करूंगा, एक और बार रिपीट करूंगा कि आप लोगों के माइंड में चला जाए कि जब भी आप लोगों का जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात करोगे तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी इसके अंदर जोड़ दूं दैट मीन्स वो ग्रेडियंट विंड हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, वो कर्व्ड हो गया ना पाथ। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन लग गया तो वो मेरा सरफेस विंड बन जाएगी। समझ में आने वाली बात। नाउ अब अगर मैं सीधा जाता हूं, अभी तो मैंने आप लोगों को फोर्सेस बता दी, इस तरीके का क्वेश्चन आया था इसलिए एक जगह पर आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग आराम से नोट्स तैयार हो जाएंगे 1 से 1.5 पेज का। अब आएगा मेन, जो अपना आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्लेनेटरी विंड सिस्टम। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लो भाई, डायरेक्शन ऑफ द प्लेनेटरी विंड जो है ना वो हमेशा सेम होते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल के लिए। अब आप बोलोगे कि भाई मेरा मानसून में तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो भाई वो मेरी सीजनल विंड है, याद रखना। ठीक है, तो विंड मेरी कौन कौन सी टाइप की होती है दिमाग में रखो। जो विंड जो होती हैं वो मेरी 3 टाइप की होती हैं। एक होता है प्लेनेटरी विंड, एक होती है सीजनल विंड, एक होती है लोकल विंड। कई लोग क्या करते हैं, सीजनल विंड को ही लोकल विंड में भी डाल देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ 2 टाइप के बताते हैं, कई लोग 3 टाइप के बताते हैं। तो अब मैं तो 3 टाइप के बोलूंगा, तो आप 3 टाइप की ही दिमाग में रखो। तो सबसे पहले अपन विंड में क्या देख रहे हैं, प्लेनेटरी विंड देख रहे हैं। समझ में आया ना ये वाली बात। और मैं आपको एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि भाई मैं पहले प्लेनेटरी बता दी, फिर सीजनल बता दी, फिर लोकल बता दी। जैसे जैसे अपने सिलेबस की डिमांड होगी, जैसे जैसे अपने PYQ से रिलेटेड अपने पैटर्न की डिमांड होगी, उसे अपन लोग करते जाएंगे। समझ में आने वाली बात। तो ठीक है, नाउ डायरेक्शन ऑफ द प्लेनेटरी विंड इज सेम थ्रू आउट द ईयर। कोरियोलिस फोर्स के कारण और पैरेलल लॉ के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर प्लेनेटरी विंड जो होंगी ना वो डिफ्लेक्ट करेंगी राइट की तरफ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लेफ्ट की तरफ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो ट्रेवल करती है ना लार्ज डिस्टेंस पर ट्रेवल करती है, याद रखना, कोई छोटी मोटी जगह पे नहीं करती। मैंने बोल दिया कि भाई इंडिया है, इंडियन ओशन के अंदर ही आ रही है, तो नहीं, ओनली नहीं, लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि ये अपना लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है ना, बिलो द एक्सटेंसिव ओवर द कॉन्टिनेंट एंड दी ओशन, भाई दोनों जगह पर होता है। प्लेनेटरी विंड ओरिजिनेट होती है हाई प्रेशर बेल्ट, कहाँ से, फ्रॉम 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, और ब्लो करती है टुवर्ड दी लो प्रेशर बेल्ट, हमेशा किधर की तरफ जाएंगी, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाएंगी। समझ में आया ना वाली बात। नाउ प्लेनेटरी विंड जो होती है ना वो 6 होती हैं, याद रखना। कई लोग बोलते हैं कि 3 है, नहीं 6 होती हैं, जिनको अपन लोग 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ट्रेड विंड्स, एक होता है वेस्टर्लीज, एक होता है ईस्टर्लीज। अब देखो ट्रेड विंड में अपन लोगों का क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, फिर नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड, ऐसे ही वेस्टर्लीज में अपनी
नॉर्दर्न वेस्टर्लीज, फिर सदर्न वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज के अंदर अपना पोलर ईस्टर्लीज और नॉर्दर्न पोलर और ईस्टर्लीज और नॉर्दर्न सदर्न ईस्टर्लीज। याद रखना ये वाली चीज़ है, इसीलिए तो 6 हो गई ना ये अपनी वाली चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब देखो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, फिर इसके अंदर डिटेल में और बताऊंगा। ट्रेड विंड जो होती है ना वो ओरिजिनेट करती है 30 डिग्री लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर में। देखो मैंने आप लोगों को ट्राई सेलुलर मॉडल बताया था, है कि नहीं? ट्राई सेलुलर मॉडल में मैंने क्या बता दिया था आप लोगों को, 30, 60, 90 वाली बात, ठीक है? 30, 60 और 90 वाली बात। वेट, ठीक है? तो मेरी ट्रेड विंड जो होगी ना वो इस इलाके में होंगी, ठीक है? ये साउथ वाला भी बता रहा हूँ ना मैं, तो इस इलाके में होंगी। तो ट्रेड विंड ओरिजिनेट कहाँ से करेंगी? यहाँ से, और किधर जाएगी? ये मेरी इक्वेटर वर्ड मूव करेगी, ठीक है? अब वही वाली बात है, दोनों हेमिस्फीयर की बात करें ना तो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर ये ओरिजिनेट करेगी और दोनों हेमिस्फीयर में आएगी। ट्रेड विंड जो होगी ना वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ना, है ना? सब 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ, चाहे दोनों हेमिस्फीयर की बात करो ना, उसमें मूव करती है। ये जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू द फेरल लॉ ट्रेड विंड जो होती है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है। वही वाली चीज हो गई। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो होगी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी, है कि नहीं है? वही वाली चीज है। नेक्स्ट अगर सेकंड वाले की बात करूं, वेस्टर्लीज, वेस्टर्ली जो होती है ना वो ओरिजिनेट होती है 35 डिग्री लैटिट्यूड से ही, बस वही है 30 से 35 भी लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाती की तरह, ये दोनों हेमिस्फीयर में होती हैं लेकिन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये जाती हैं। दैट मीन्स 60 डिग्री की तरफ मूव करती हैं ये, 30 से 35 डिग्री से यहीं से ओरिजिनेट करेंगी और ये क्या करेंगी 60 डिग्री पर मूव करेंगी। अब ये राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, है कि नहीं है? वो सॉरी लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो वही वाली चीज़ हो गई। नाउ सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट अगर मैं लैटिट्यूड पे बोलूं तो इनको क्या बोलते हैं? अब देखो वेस्टर्लीज तो बोल दिया आप लोगों ने, वेस्टर्लीज बोल दिया, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इनके ना कुछ अलग अलग नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है ना बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आ सकती हैं। जैसे जैसे आप लोगों का लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में नहीं, नॉर्दर्न में क्या है ना आप लोगों का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है तो ये इतनी ज़्यादा फ्यूरियस नहीं हो पाती हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया कम होने के कारण फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने के कारण ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होती हैं। तो जैसे जैसे मेरा लैटिट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे इनका फ्यूरियसनेस इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसीलिए 40 डिग्री लैटिट्यूड को अपन पर जो विंड फॉलो करती है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? रोरिंग 40s। क्या बोलेंगे? रोरिंग 40s। 50 डिग्री पर क्या बोलेंगे? फ्यूरियस 15। और 60 डिग्री पर क्या बोलेंगे? श्रिंकेज 60s। श्रिंकेज 60s याद रखना। 50s बोलते हैं इसको, 15 नहीं बोलते। श्रिंकेज 60s याद रखना, है कि नहीं? ये डिस्ट्रक्शन करती हैं, इस चक्कर में इन लोगों का नाम अपन लोगों ने ये बदल दिया है। अब है तीसरा है पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज का हो जाएगा, आप कॉमन सेंस लगाओ, थर्ड वाला पोलर सेल के अंदर वाली बात आ गई तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री से ओरिजिनेट करेंगी, 60 से 65 डिग्री कुछ भी मान लो, 90 डिग्री तक जाएंगी। तो वही चीज़ है पोलर ईस्टर्ली जो ओरिजिनेट होती है ना। अब लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से होगी? ओरिजिनेट नहीं, सॉरी 60 डिग्री तक आएंगी ना, ओरिजिनेट कहाँ से होगी? मैंने क्या बताया था जब आप लोगों को ये सेल बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये क्या है? एक हाई प्रेशर जोन है, ये क्या है? लो प्रेशर जोन है। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है। दैट मीन्स ओरिजिनेट कहाँ से होगी? 90 डिग्री पर होगी, जाएगी किधर? 60 डिग्री पर जाएगी। तो वही चीज़ है कि ओरिजिनेट हो रही है आप लोगों की पोल के ऊपर और फ्लो कर रही है टुवर्ड दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 65 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। ये डिफ्लेक्ट होती है किधर की तरफ? राइट की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वही चीज़ है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ होगी? लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट। समझ में आया ना? अब अपन एक एक विंड जो होगी वो डिटेल में करते चलते हैं, ठीक है? वो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? सिर्फ शॉर्ट नोट्स बताए आप लोगों के माइंड में रिमेंबर रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए। अब हर चीज़ का अपन डिटेल में देखते हैं। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स को अपन लोग ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। ये ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, जो कि आप लोगों का इक्वेटोरियल लो की तरफ जाती है। इक्वेटोरियल लो मतलब ITCZ। इसको मैंने इक्वेटर क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है कि जो ITCZ है ना वो टाइम के साथ साथ ऊपर और नीचे शिफ्ट होती जाती है। दैट मीन्स जो मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा ITCZ है,
ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ITCZ हो गया, मतलब लगभग 0 से जाएगा, इधर उधर होता जाएगा, ये ITCZ हो गया। और ये मेरा किधर जाएगा, अपना अपना किधर जाएगा, ये हो गया अपना सब ट्रॉपिकल हाई, मतलब लगभग 30 डिग्री, ये हो गया लगभग 0 डिग्री। दैट मीन्स मेरी जो ब्लो होगी यहाँ ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। दैट मीन्स मेरी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, है कि नहीं है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ट्रेड विंड हो गई, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आ सकते हो। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। समझ में आने वाली बात। तो डायरेक्ट इस तरीके के आप बना के आ सकते हो, चाहो तो ऐसे बना देना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। दो मर्जी आप लोगों की, चाहे ये बना दो चाहे ये वाला टाइप का बना दो। कीवर्ड मोस्ट रिलायबल विंड है भाई, बहुत, क्योंकि ये बहुत स्टडी होती है और परसिस्टेंट होती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, हिस्टोरिकली इसका इंपॉर्टेंस था नेविगेशन में, और कोलंबस जो आया था ना, वो इसी के बेस पर आया था। मॉडर्न में देखो, ये आप लोगों का मॉनसून को कॉज करती हैं, जो कि आप लोगों का इक्वेटोरियल फ्लो को क्रॉस कर देती है, तब आप लोगों का मॉनसून आता है। समझ में ना। तो ट्रेड विंड ही रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों के मॉनसून के लिए। एग्रीकल्चर में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि रेनफॉल जो होता है ना, वो इक्वेटोरियल बेल्ट पर होता है। और अगर ये ट्रेड विंड नहीं होती तो रेनफॉल कैसे होता, समझ में आई नहीं वाली बात। क्लाइमेट की अगर बात करूं तो रिस्पॉन्सिबल है डेजर्ट के लिए। भाई डेजर्ट इलाके में क्या होता है, आप लोगों का ड्राई एयर होती है 30 डिग्री के पास, क्योंकि ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है। यहाँ पर कोई बहुत वेट तो चीज़ है नहीं है। यहाँ पर अगर नीचे भी डिसेंड भी हो रही है, तब भी तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का कोई बारिश ही नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलेंगे। केस क्या है, देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, ट्रेड विंड जो हो रही है ना, वो एल नीनो के कारण क्या होती है, वीक हो जाती है। अब ये एल नीनो क्या होता है, जब मैं मॉनसून पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस अभी तो दिमाग में ये रखो कि ट्रेड विंड जो है ना, वो एल नीनो के कारण वीक हो जाती हैं, जिसके कारण इंडिया के अंदर क्या आता है, ड्रॉट आती है, और पेरू के अंदर फ्लड्स आते हैं। समझ में आने वाली बात। डायग्राम आप सीधा इस तरीके का बना के आ सकते हो, वही ट्रेड कन्वर्जिंग एट ITCZ। पूरा चाहो तो आप पूरा सेल भी बना दो इस तरीके का, ये हेडली सेल, ये हेडली सेल ही तो था ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो उस तरीके से बना दो, वो भी चल जाएगा अपना एग्जाम के अंदर। समझ में आने वाली बात। की डायमेंशंस देख लो भाई। सबसे पहले देखो, नॉर्मली इतना भी कराए तो बहुत है, बट ये मैंने डायमेंशन इसलिए लिख दिए क्योंकि जब अपन एग्जाम के अंदर आंसर्स लिखने जाते हैं तो हम लोग 40% भी याद नहीं रख पाते हैं। तो जितना आप ये रखोगे तो आप लोगों के अंदर माइंड में ये चीज़ें रहेंगी, इसलिए मैंने की डायमेंशन इसके अंदर लिख लिए, ठीक है। तो पहली बात, ड्राइव कन्वेंशनल रेनफॉल। भाई अमेजन कॉन्गो बेसिन, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके का रेनफॉल आता है। कॉज वेस्ट कोस्ट एरिडिटी, ठीक है। तो एटाकामा, सहारा, वॉकर 1924, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेडली। मतलब वॉकर ने 1924 में ये देखा था कि डिसेंडिंग लिम्ब है हेडली सेल पर, ठीक है। हेडली सेल का डिसेंडिंग लिम्ब है। तो अब यहाँ पर वेस्ट कोस्ट में क्या होती है, एरिडिटी के कारण एटाकामा और सहारा में द्वारा है। हिस्टोरिकल रोल वही वाले नेविगेशन और कोलंबस वॉयेज जा पाई थी। एंसो मॉड्यूलेशन, ये क्या करता है, ट्रेड अगर वीक हो जाएंगी किसके कारण, एल नीनो के कारण, जिसके कारण इंडिया में ड्रॉट आएगी, पेरू में फ्लड आएगी। सोमाली जेट, ये क्रॉस करती है इक्वेटोरियल ट्रेड विंड को, जिससे आप लोगों का मॉनसून रेनफॉल होता है इंडिया के ऊपर। जैसे कोटेश्वरम में 1958 वाली बात, कोटेश्वरम में 1958 में बोला, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सहारा डस्ट, ठीक है। ये सहारा का जो डेजर्ट है उसकी डस्ट को ये ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे क्या होगा, आप लोगों का जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, वो फर्टाइल हो जाता है। समझ में आई ना ये वाली बात। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वहाँ पर रेगिस्तान वहाँ है, यहाँ पर मेरा बहुत सारा बड़ा फॉरेस्ट है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। भाई यही जो ट्रेड विंड है ना, ये सहारा में जो आप लोगों का फर्टाइल डस्ट है उसको कहाँ लेकर जा रही है, अमेजन रेन फॉरेस्ट पे लेकर जा रही है, उसके कारण फर्टिलिटी हो रही है। नहीं तो कोई वो नहीं है भाई, अगर रेन फॉरेस्ट काट दिया था एसोसिएटेड विद द। अब ये चीज़ जो है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन अपन लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एनवायरमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के आ रहा हूँ, बस आप लाइन्स इसमें रखते जाओगे। एसोसिएटेड विद द कैनरी हम्बोल्ट करंट, ठीक है। अपवेलिंग फिशरीज के बाद में ये ऐसे एसोसिएटेड रहती है। वही वाली बात है, जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, ये करंट्स के बारे में देख लेंगे। नाउ ईस्टर्ली वेव एम्बेडेड, ईस्टर्ली वेव जो है इससे एम्बेडेड है। इससे क्या होगा, आप लोगों का ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे अटलांटिक ओशन के अंदर। रिसेंटली
अभी क्या हो रहा है, वीकन हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण अपन लोगों के जो इंडियन मानसून है ना उसको थ्रेट पहुंच रहा है। क्योंकि इंडियन मानसून किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली ट्रेड विंड के ऊपर डिपेंड करता है। फोन ने 1950s में शो किया था हेडली का एक्सपांसन इन्फ्लुएंसिंग द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को। ठीक है, इस तरीके का आप डायग्राम बना के आ सकते हो। नॉर्मली देखो, ये रहा आप लोगों का एक्चुअल में आईटीसी जो हो गया, ये आप लोगों की ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ये ईस्टर्लीज हो गई, ये वेस्टर्लीज, ये फिर ईस्टर्लीज। समझ में है ना? ये कब की बात है? जब हम लोगों का नॉर्मल टाइम चल रहा हो। अब हम लोगों का आईटीसीजेड चेंज हो गया, मान लो थोड़ा सा ऊपर चला गया, मान लो ये आईटीसीजेड जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये जीरो लिखा हुआ है लेकिन जीरो नहीं, थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है। तो क्या होगा, मेरी जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, हल्की सी, ऐसा पूरी तरीके से नहीं लेकिन हल्की सी इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, ट्रेड विंड देखो नॉर्मली। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, लैंड एरिया है, तो इससे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो प्रैक्टिकली ऐसी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल जो थ्योरेटिकली वो है ऐसी दिखाई देती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होती है, थोड़ी बहुत मुड़ती हुई दिखाई देती है। देखो हाई प्रेशर जोन है यहाँ पर, ये लो प्रेशर जोन है, रेड वाला, येलो वाला हाई प्रेशर जोन है, ये ब्लू वाला और भी ज्यादा हाई प्रेशर जोन हो गया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, समझ में नहीं वाली बात। इस तरीके के डायग्राम बना कर सकते हो। नाउ वेस्टर्लीज के अंदर देखो वही चीज हो गई, बस इसमें क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है आप लोगों का, ट्रॉपिकल हाई मतलब 30 डिग्री से ओरिजिनेट हो रहा है और ये सब पोलर लो की तरफ जा रहा है, मतलब 60 डिग्री तरफ जा रहा है। डिफ्लेक्ट किधर होगा, वही साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाली बात है, वही सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये तो आप लोगों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्गर एंड वेरिएबल होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है लेकिन वेरिएबल बहुत होती है। ये इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंड ओशन जेट स्ट्रीम, क्योंकि इस पर लैंड ओशन और जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस होता है, इस चक्कर में ये वेरिएबल होती है। स्ट्रॉन्गर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मेरे दो सेल्स के बीच का ट्रांजिशन जोन है, ये वाला है कि नहीं है। नाउ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, इंपोर्टेंस क्या है इसके अंदर, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जो फेरल्स मॉडल जो है ना उसके अंदर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स आते हैं, वो इसी के कारण आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन इंडियाज विंटर रेनफॉल, ठीक है। अब जो इंडिया में जो विंटर में जो सर्दी होती है ना, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। वो किसके कारण हो रही है, वो किसका इफेक्ट पड़ रहा है, वेस्टर्लीज का पड़ रहा है। टेम्परेचर मैरीटाइम क्लाइमेट, टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट जो हो रहा है यूके में मिड विंटर्स आती है, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि बार अपने नोट्स में रहेगा, बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। वैसे भी अपन आगे और पढ़ते जाएंगे तो समझ में आती जाएगी। केसेस, क्लाइमेट चेंजेस इज शिफ्टिंग वेस्टर्लीज पोलवर्ड अफेक्टिंग इंडियन मानसून ऑस्ट्रेलियन रेनफॉल। ये कर रहा है इंडियन मानसून और ऑस्ट्रेलियन रेनफॉल को ये इफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज शिफ्ट के कारण, वेस्टर्लीज के कारण, ठीक है। नॉर्मली ये मैं भी बताता हूँ आप लोगों को डायग्राम। देखो डायग्राम भी मोटा मोटा देख लो, ये है हेडली सेल है, वेस्टर्लीज जो आ गई है वहाँ पर अपन लोगों की। अब देखो नॉर्मली आपकी वेस्टर्लीज इस तरीके से आ रही है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है। अब देखो पोलर आउटब्रेक के कारण यहाँ पर फ्रंट बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, मेरे साइक्लोन्स बनेंगे, या मेरे साइक्लोन्स क्रिएट होंगे। तो इस तरीके से मेरी पोलर विंड बनती आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वेव साइक्लोन्स डोमिनेट कर रहा है ना, यहाँ पर वेव साइक्लोन डोमिनेट कर रहा है। लो हाई लो हाई, अब देखो यहाँ पर ही लो हो गया, इसके मुकाबले ये हाई हो गया, तो क्या ये नीचे आएगा, नहीं ना, तो ये इधर चली जाएगी ना मेरी की पूरी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया, मेरे यहाँ पर पोलर फ्रंट बन गया। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है पोलर फ्रंट। ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों के लिए अप्लाई होता है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ दिखा रहा हूँ। ये पोलर फ्रंट बन गया, तो यहाँ पर मेरे साइक्लोन्स क्रिएट हो गए, समझ में आने वाली बात। नाउ डायमेंशन देख लो, और ज्यादा डायमेंशन देख लो। डोमिनेंट मिड लैटिट्यूड विंड सिस्टम, क्या डोमिनेंट मिड लैटिट्यूड विंड सिस्टम को दे रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड का बहुत ज्यादा कम होते हैं, लैंड नहीं होता है, ठीक है। रोरिंग 40 नहीं होता है, नहीं बोल सकते, यहाँ पर लैंड एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन को रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और आप लोगों की 60s देखने को मिलती हैं। ड्राइव एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, पोलर फ्रंट थ्योरी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ये ड्राइव करता है, पोलर फ्रंट थ्योरी, मतलब विजेंगिस ने 1922 में ये बोला है। ब्रिंग विंटर रेनफॉल, ये क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी में ना ये विंटर रेनफॉल लेकर आता है, जिसके कारण ऑलिव और वीट एग्रीकल्चर हम लोगों को देखने को वहां मिलता है। अब देख रहे हो, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ें डायमेंशन अपन लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का नोट्स जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर तैयार हो जाए, क्योंकि जब एग्जाम में हम लोग लिख के आते हैं तो हम लोगों को पॉइंट्स याद नहीं आते, समझ में आने वाली बात। ये कंट्रोल करता है राबी रेनफॉल को
कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के अंदर वाया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। स्ट्रॉन्ग होता है कहाँ पर, ओशन में, ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का ओशन में ये जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए तो आप लोगों का जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप लोगों का सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन है वहाँ पर तो फ्रिक्शन कम होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जहाँ पर आप लोगों का लैंड जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब लिंक कर रहा है किसके साथ, ये रॉसबी वेव के साथ। रॉसबी ने 1939 में ये रॉसबी वेव्स के बारे में बताया था। ये ब्लॉक करता है हाइज कोल्ड वेव्स इन द यूएसए एंड यूरोप में। जो कोल्ड वेव वगैरह है ना, इन चीज़ों को ये ब्लॉक करता है। देखो इस तरीके, ये है आप लोगों का रॉसबी वेव, ये देखो इस तरीके का। वैसे क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए था, लेकिन कोल्ड एयर ऊपर हो गई, वार्म एयर यहाँ हो गई, तो ये आराम से इस तरीके से जा रहा है। अब देखो वार्म एयर क्या हो जाएगी, ये और ऊपर जाएगी इस तरीके से। वैसे क्या हो रहा है, ये अपना क्या बोल रहे हैं उसको अपन, नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन हो गया, ये अमेरिकन रीजन वाला पोर्शन हो गया। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, देखो नॉर्मली वार्म एयर उसको ऊपर उठा रही है, कोल्ड एयर यहाँ लेके आ रही है नीचे, फिर ये और ऊपर, ये और नीचे, फिर ये और ऊपर और नीचे, फिर ये वाला जो इलाका होगा ना वो मेरा वार्म हो जाएगा अमेरिकन वाला, ये मेरा कोल्ड हो जाएगा। दैट मीन यहाँ पर मेरा एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं होगा, तो मतलब ये बराबर गुनगुना बन करके रखेगा। इसी को अपन लोग क्या बोल रहे थे, रॉसबी वेव बोलते हैं। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली ये कोई अभी ना करंट अफेयर में ना कुछ भी है, जब आएगा तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा कि भाई ये जरूरी है, तो मैं और एक्सप्लेन उसके अंदर कर दूंगा। नॉर्मली कुछ जाना नहीं है, आगे एक पैराग्राफ ही तो लिखना है इसके रॉसबी वेव के अंदर, ठीक है। स्ट्रेंथ द लैटिट्यूड लिंकेज जेट स्ट्रीम। ना क्लाइमेट चेंज देखो वेस्टर्ली शिफ्ट कर रही है, किधर की तरफ, पोलवर्ड की तरफ, है कि नहीं है, वो तो अपन को पता है। क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, हॉट जाना पड़ता है, आ रहा है, तो वेस्टर्लीज क्या होती है आप लोगों की, इधर की तरफ, पोलवर्ड की तरफ मूव करेंगे। ये किसने बोला, IPCC AR6 रिपोर्ट की तरफ आया है। ये इन्फ्लुएंस करती हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को, मिड क्लाइमेटिक नॉर्थ वेस्ट यूरोप को, ठीक है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, ठीक है। डायग्राम आप आराम से ये वाला बना के आ सकते हो, बीच वाला, ये बनाया, ये बनाया, 0, 30, 60, 90, ठीक है। कहाँ से आया, यहाँ से जनरेट हुआ, ये इधर की तरफ गया, ये बन गया। चाहो तो आप इस तरीके से बना के आ सकते हो नॉर्मली, ठीक है। इस तरीके से बना दो तो ये क्या हो जाएगी, आपकी वेस्टर्लीज हो जाएंगी, है ना। ये आप लोगों का क्या बन गया, हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, बस हो गया। ये वाला इस तरीके से डायग्राम बना देना। नेक्स्ट, पोलर ईस्टर्लीज, ये ओरिजिनेट करती हैं कहाँ से आप लोगों का, 90 डिग्री से। मैं देखो इस तरीके से बनाऊँ नॉर्मली, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से ओरिजिनेट करेंगी और ये किधर जाएंगी, ये। समझ में आने वाली बात। तो बस वही है, पोलर हाई से ओरिजिनेट करेंगी और सब पोलर लो की तरफ ये मूव करेंगी, तो ये हो जाएगा सब पोलर लो, है ना। यहाँ पर ये कौन सी होती हैं, ये कोल्ड होती हैं, ड्राई होती है। ड्राई क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसाइडिंग एयर आ रही है ना, तो यहाँ पर कोई पानी वानी तो लेके नहीं आएगी। ये बहुत वीक होती हैं और इरेगुलर होती हैं। समझ में आया ना, ये वाली बस 4 चीज़ दिमाग में रखना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में हीट बैलेंस को, जो कि क्यों, क्योंकि ये पुश कर रहा है कोल्ड एयर को साउथवर्ड, क्योंकि ये इधर से इधर कर रहा है ना, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थवर्ड इनटू द सदर्न हेमिस्फीयर, याद रखना ये, एंड वाइस वर्सा। ये हो गया साउथवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थवर्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, याद रखना। ये मैं लिखना भूल गया था, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथवर्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, याद रखना, ये चीज़ें लिख लेना। सोर्स ऑफ पोलर आउटब्रेक इनटू द टेम्परेट रीजन, सोर्स ऑफ पोलर आउटब्रेक इन द टेम्परेट रीजन। भाई पोलर आउटब्रेक्स कहाँ पर, टेम्परेट रीजन में हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर से आप लोगों का ठंडा चीज़ें आ रही हैं। तो आप आराम से ये बना सकते हो, पोलर सेल जो है आप लोगों का फीड कर रहा है ईस्टर्लीज को, इस तरीके से बना देना। ये हो जाएगा मेरा 60, 90, ठीक है। ये मेरा इधर से आई, ये मेरी ऐसे गई, ये मेरी ऐसे गई, ठीक है। इस तरीके से भी बना के आ सकते हो डायरेक्ट नॉर्मली। टाइम की बात है ना कि आपको वहाँ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डायमेंशंस देख लो भाई, पोलर डेजर्ट कंडीशन होती है पहली बात, जैसे एंटार्क्टिक है, आर्कटिक है, वहाँ पर पोलर डेजर्ट है ना, पूरा जमा हुआ है। ये वेस्टर्लीज से मिलता है पोलर फ्रंट पर, यहाँ पर ये वेस्टर्लीज से मिलता है पोलर फ्रंट पर,
और साइक्लोन जेनेसिस में वर्क करता है ये पूरा का पूरा। अगर एक बात बताओ, पोलर फ्रंट पर अगर नहीं मिलेगा तो साइक्लोन कैसे बनेंगे आप लोगों के, है कि नहीं है? तो वेस्टर्लीज मेरी यहाँ से आ रही हैं, ईस्टर्लीज मेरी यहाँ से आ रही है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा पूरा पोलर फ्रंट, है कि नहीं? ये लिख दो वेस्टर्लीज। अब मैं इसको इस तरीके से ना बना के क्या करूँगा, हल्का सा ऐसे बना दूंगा, ठीक है? डायग्राम आप डायरेक्ट ऐसे बना के आना, ये हो जाएगा पोलर फ्रंट, ये वेस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज, ओ सॉरी आई एम सॉरी, ये हो जाएगा मेरा ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये हो जाएगा मेरा ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये हो जाएगा मेरा वेस्टर्लीज। समझ में आना ये वाली बात? और ये ड्राइव कर रहा है आपका पोलर जेट स्ट्रीम को भी, ये लिंक होता है, लिंक करता है क्या, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट गुड एट द प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग पोलर वॉर्टेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर दैट। कैटावेटिक विंड इन द एंटार्क्टिका अप टू द 300 किलोमीटर इन्फ्लुएंस करता है आर्कटिक ऑसिलेशन को और नॉर्दर्न अटलांटिक ऑसिलेशन को, ट्रैप करता है पॉल्यूटेंट्स को आर्कटिक जोन हेज के अंदर, है ना, आर्कटिक हेज के अंदर, ठीक है? इसको सीधा सीधा अपन बोलते हैं आर्कटिक हेज, सीधा आप इसको वर्ड ही बोल देना कि ट्रैपिंग ऑफ द पॉपुलेंट्स, ट्रैपिंग ऑफ द पॉपुलेंट्स इन आर्कटिक हेज, इसको अपन आर्कटिक हेज भी बोलते हैं, ठीक है? वीकनिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरा थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है ना, जो पॉल्यूटेंट्स है ना, काफ़ी पॉल्यूटेंट्स, इनको ये ट्रैप कर लेता है, तभी तो आप लोगों को आर्कटिक एरिया के अंदर हेज दिखाई देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों के दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जब सर्दियों में ही तो होता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप लोगों के ट्रैप हो जाती हैं। तो यही चीज़ क्या कर रही है, ये अपना पोलर फ्रंट, पोलर वाली जो है विंड जो है वो कर रही है पोलर वाली, ठीक है? नाउ वीकनिंग ड्यू टू द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, क्यों? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होने के कारण क्या हो रहा है, वीक हो रही है, क्यों? क्योंकि ये तो सर्दी से होता है वहाँ पर, ये तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट, सीजनल रिवर्सल विद द पोलर नाइट एंड डे, भाई पोलर नाइट एंड डे के कारण ही के साथ ही ये सीजनल रिवर्सल होता है। लॉरेंज ने 1967 में दिखाया था कि केओस कैसा हो रहा है, वेरिएबल केओस और वेरिएबिलिटी कैसी हो रही है पोलर सर्कुलेशन के अंदर। समझ में आने वाली बात? नाउ स्पेशल विंड कंडीशन कॉन्सेप्ट, अब देखो ये मेरे मोटे मोटे जो विंड थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब कौन कौन सी स्पेशल विंड होती है इसी के अंदर, प्लानिटरी विंड के अंदर ही पहली होगी अपनी जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्या होगी? जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब ये क्या होती है, एक विंड जो कि रिजल्टेंट, जो कि कब आती है, जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस कर लेता है, बैलेंस हो जाता है कोरोलिस फोर्स के द्वारा। मतलब ये मेरा हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और ये हो जाएगा मेरा कोरोलिस फोर्स, याद रखना। तो मेरा जो कौन सी विंड चलेगी यहाँ पर, ये विंड चल रही है मेरी, ठीक है? लीडिंग टू द फ्लो पैरेलल टू द आइसोबार एट द कांस्टेंट स्पीड। तो जो मेरा आइसोबार होगा ना उसके पैरेलल मेरी क्या चलेगी, विंड चलेगी। समझ में आया ना ये वाली बात? नॉर्मली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, वो आप लोगों के आइसोबार के पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? देखो मैं आपको बताऊं, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना देना, ये मेरे क्या हो गई, आइसोबार्स हो गई, ठीक है? मेरी विंड कैसे चलेगी, वो मेरी अब ऐसे चलेगी विंड। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरोलिस फोर्स जो हो गया ना वो बैलेंस हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, मेरी जो विंड जो होगी वो मेरी पैरेलल चलेगी किसके, आइसोबार के। समझ में आने वाली बात? दिमाग में रखना। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होगा पूरा का पूरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरोलिस फोर्स के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये कब होगा, जब आप लोगों का फ्रिक्शन लेयर जो होगी ना उसके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो फ्रिक्शन, अगर लेयर जो मेरा सरफेस एरिया है वहाँ पर तो मेरी बहुत सारी चीज़ें, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा फ्रिक्शन होगा, तो मेरा क्या होगा, हमेशा 1-2 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा आइसोबार जो होंगे वो उसके पैरेलल मेरी क्या हो जाएगी, विंड हो जाएगी। समझ में आने वाली बात? अब क्योंकि अब फ्रिक्शन भी वैसा है और वो भी कम है, तो मेरी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? एट अ पर्टिकुलर हाइट वाली बात चल रही है, ये अभी सरफेस पे अपन लोग नहीं आए हैं, तो इसीलिए जो ऊपर की जो हाइट है, अपर एटमॉस्फेयर पे जो विंड चलती है उसको हम लोग जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं। समझ में आने वाली बात? तो कीवर्ड देख लो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स
मतलब कहाँ से, हाई से लो प्रेशर की तरफ, और कोरोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। थिंकर कौन है इसमें, ये कंसेप्ट जो है ना वो मैथमेटिकली रिफाइन किया गया था किसके द्वारा, वी ब्रिजेस, मैं तो ब्रिजेस बोलता हूँ उसको, आप लोग विजकनेस बोलते हो, विजकनेस बोल दो, ठीक है, विजकनेस बोल दो। ये कौन है, नॉर्वेरियन स्कूल ऑफ मेट्रोलॉजी से है, ये अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर इन्हें ये चीज़ें बोली थी। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड दिमाग में रखना अपर एटमॉस्फेयर में होती है, जहां पर आप लोगों का फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। मैकेनिज्म देख लो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा ना वो पुश करेगा विंड को किधर की तरफ, आइसोबार की तरफ, मतलब हाई से लो प्रेशर की तरफ। लेकिन जो आप लोगों का कोरोलिस फोर्स जो होगा ना वो डिफ्लेक्ट करेगा किधर, फ्लो की तरफ, डिफ्लेक्ट करेगा फ्लो को। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरोलिस फोर्स इक्विलिब्रियम हो गए, तो विंड बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी आइसोबार के, जो कि लो प्रेशर सेंटर में नहीं आता है, मतलब लो प्रेशर सेंटर में नहीं आने देगा। तो ये वाली चीज़ आपका मैकेनिज्म है, इस चीज़ का दिमाग में रखना। वैसे क्या होगा, आप लोगों का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने के लिए मजबूर करेगा कौन, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन तब भी चला जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लो प्रेशर में नहीं जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आइसोबार के पैरेलल ही ये चलता रहेगा। समझ में आने वाली बात। नाउ एग्जांपल, जेट स्ट्रीम जो ट्रोपोस्फोर्स के अंदर अगर देखा जाए, जेट स्ट्रीम अगर ट्रोपोस्फोर्स के अंदर देखा जाए तो 200 से 300 हेप्टापास्कल जो है उतना उसका प्रेशर होता है। तो वहां पर जेट स्ट्रीम ऐसे ही चलते हैं। अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज जो है ना वो गाइडिंग साइक्लोन जो गाइडिंग है साइक्लोनिक सिस्टम को, समझ में आया ना। क्लाइमेटिक रोल अगर देखें तो मेंटेन होता है, इसमें मेंटेन करता है क्या, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को इन्फ्लुएंस करता है, स्टॉर्म ट्रैक्स को, समझ में आने वाली बात, मेंटेन करता है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस और इन्फ्लुएंस करता है स्टॉर्म ट्रैक्स को। केस स्टडी देखो, विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया मूव ईस्टवर्ड्स ड्यू टू द जियोस्ट्रॉफिक अपर एयर सर्कुलेशन। अब देखो जब हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे आप लोगों को पता चलेगा कि विंटर के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं इंडिया के अंदर, जिससे आप लोगों का जो विंड होती है ना वो ईस्टवर्ड मूव कर जाती है। ईस्टवर्ड क्यों, क्योंकि जियोस्ट्रॉफिकल अपर एयर सर्कुलेशन हो रहा है। समझ में आने वाली बात। देखो डायग्राम चाहो तो सीधा सीधा ये बना लो, ये हो गया आप लोगों का अपर एटमॉस्फेयर पे, ये लोअर एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो विंड की डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो गई, ये थोड़ा सा मुड़ गई, ठीक है। जब हम लोगों का क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर नहीं है तो फ्रिक्शन के कारण वो चीज़ हो गई। नाउ फ्लो चार्ट देख लो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कोरोलिसिस फोर्स जो होगा वो बैलेंस दिखाएगा, तो विंड जो होगी पैरेलल टू द आइसोबार हो जाएगी। समझ में आने वाली बात है ना। नाउ एग्जाम में क्या करोगे, हमेशा राइट कर लिखो कि जियोस्ट्रॉफिक जो है ना वो बैलेंस अकर्स ओनली व्हेन द फ्रिक्शन इज निग्लेजिबल। याद रखना, जब फ्रिक्शन निग्लेजिबल होगा और मोशन जो स्टडी होगा ना तभी आप लोगों का जियोस्ट्रॉफिकल बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन याद रखना ऊपर वाली जो है उसको तो अपन जियोस्ट्रॉफिक ही बोलेंगे, लेकिन बैलेंस कब होगा, जब ये चीजें होंगी। समझ में आया ना। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट विंड, नेक्स्ट इज ग्रेडियंट विंड। अब ये क्या होता है, ये एक कर्व्ड विंड फ्लो है, कहां पर, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के आसपास, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के आसपास। अब देखो ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक ये वाली चीज होगी ना नॉर्मली, ये अब इसको ये पूरा का पूरा यहाँ पर कर्व हो जाती है ना, ये विंड का ये विंड हो जाएगी, ये फोर्स हो जाएगा। तो वही चीज है, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के पास ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का कर्व्ड विंड फ्लो हो जाएगा, जहां पर बैलेंस होगा किसके बीच में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में। ये डिफरेंसेस फ्रॉम द जियोस्ट्रॉफिक। क्या अंतर है जियोस्ट्रॉफिक और इसमें, जियोस्ट्रॉफिक जो होगी ना वो स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी किसके, आइसोबार के। लेकिन ग्रेडियंट जो होगा ना वो कर्व्ड पाथ होगा अराउंड दी लो एंड या हाई, या तो लो होगा या हाई होगा, उसके पास में क्या होगा, आप लोगों का कर्व्ड पाथ हो जाएगा इस चीज का। समझ में आने वाली बात। कीवर्ड देख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इन द कर्व्ड मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा जैसे आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स इन द कर्व्ड मोशन। साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड की अगर मैं बात करूं, साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा ना अगर वो ज्यादा हुआ सेंट्रीफ्यूगल कोरोलिस फोर्स से,
तो क्या हो जाएगा, मेरा विंड जो होगी वो स्लोअर हो जाएगी, ठीक है ना, स्लोअर देन जियोस्ट्रॉफिक, स्लोअर देन जियोस्ट्रॉफिक। याद रखना कि अगर मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरोलिस फोर्स से ज़्यादा हुआ तो मेरा जो विंड जो होगी ना वो जियोस्ट्रॉफिक विंड से स्लो हो जाएगी, साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड। और एंटी साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड किसको बोलेंगे, जब कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से ज़्यादा होगा तो विंड फास्टर देन दी जियोस्ट्रॉफिक विंड। याद रखना ये चीज़, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी ये बताया हुआ है कि कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर कम ज़्यादा होते हैं तो वो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन वाली बात आ जाती है। समझ में आना ये वाली बात। एग्जाम्पल देखो, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन स्पाइरल इनफ्लो होता है अराउंड द लो। सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन एजोर्स हाई होता है और पैसिफिक हाई होता है। थिंकर देख लो कौन कौन है, फेरल है। एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ कोरियोलिस फोर्स इन द मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन, मॉडर्न एक्सपांसेस बाय द रॉसबी 1939 में बोला था इनने, विथ प्लेनेटरी वेव थ्योरी। यही प्लेनेटरी वेव थ्योरी लेकर आए थे रॉसबी, ठीक है। क्लाइमेटिक इंपोर्टेंस, अब ये सिर्फ मैं ना यहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ लिख रहा हूँ बस नॉर्मली। अगर मेरे को लगता है कि जाना जरूरी है इसको डिटेल में पढ़ना तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो बस इतने से ही काम हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसने ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक इंपोर्टेंस, एक्सप्लेन स्पाइरलिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉर्म्स, कंट्रोल द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन द साइक्लोनिक एंड द एंटी साइक्लोनिक। समझ में आई ना। केस स्टडी देख लो, जो अभी 2013 में साइक्लोनिक फेलिन आया था तो डिस्ट्रक्टिव था स्पाइरल विंड, एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रेडियंट वैलेंसी। ग्रेडियंट विंड के साथ ही ये वन इसको एक्सप्लेन कर पाए थे। फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इससे क्या होगा, साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड बनेगी और आप लोगों का स्टॉर्म बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाउ डायग्राम देख लो, सिंपल सा डायग्राम बना देना। ये आप लोगों का सिंपल, ये आइसोबार्स हो गए, ये वाले देखो आइसोबार्स हो गए, ये हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया। वैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, लेकिन ये किसके कारण, सर्कुलर आइसोबार के कारण। इसके कारण क्या हुआ, ये पैरेलल चलेगा, थोड़ा थोड़ा कटेगा और लो प्रेशर की तरफ नहीं जा पाएगा। थोड़ा सा जितना जाना था ये आप लोगों का बन गया साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स बनने चालू हो गए। समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली अभी तो मैंने केवल आप लोगों को ये चीज़ दिखा दी है, आप लोग नोट्स में लिख लेगा। जब मैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स वगैरह बताऊंगा ना तो और अच्छी डिटेल में ये चीज़ें समझा दूंगा। तो हमेशा लिखना है एग्जाम के अंदर, ग्रेडियंट विंड थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन करती है कि विंड जो है क्यों कभी भी एग्जैक्टली जियोस्ट्रॉफिक फ्लो को फॉलो नहीं करती इन रियल एटमॉस्फेयर में। समझ में आने वाली बात, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया था कि जो जियोस्ट्रॉफिक फ्लो होता है ना वो आइसोबार के एग्जैक्ट पैरेलल होता है, लेकिन इसके कारण क्या होगा, थोड़ा बहुत तो कटेगा ही ना। तो ये ग्रेडियंट विंड थ्योरी है ना ये एक्सप्लेन करता है। अब सॉरी, तो समझो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मल विंड। थर्मल विंड क्या हो गया, कंसेप्चुअल विंड है ये, कोई रियल विंड नहीं है। पहली बात तो थर्मल विंड है ना, कोई कंसेप्चुअल है, कोई रियल विंड नहीं है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट से के कारण ये अराइज होती है, ये प्रोड्यूस करती है वर्टिकल वेरिएशन को ऑफ द जियोस्ट्रॉफिक विंड विथ हाइट, ठीक है। ये क्या करेगी, वर्टिकल वेरिएशन देगी इसके अंदर थर्मल विंड को, क्यों, किसका, जियोस्ट्रॉफिक विंड को विद द हाइट। थर्मल विंड जो होती है ना, इसका जो लॉ क्या बोलता है, वर्टिकल शियर ऑफ द जियोस्ट्रॉफिक विंड इज प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट। बिल्कुल जैसे जैसे हम लोगों का हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना बढ़ेगा उतना ही हम लोगों का जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होगी उसका प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा। मैकेनिज्म देख लो, टेम्परेचर डिफरेंसेस अगर हुआ तो क्या होगा, आप लोगों का प्रेशर डिफरेंसेस होगा अपर लेवल पर। कहाँ होगा, अगर मान लो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो इसका मतलब मेरा प्रेशर डिफरेंसेस भी होगा। इसके कारण क्या होगा, शियरिंग ऑफ द विंड विद द हाइट होगा, मतलब हाइट के साथ साथ जो मेरी होगी शियरिंग होगी विंड की। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली आ गया ना। एग्जाम्पल देख लो, जेट स्ट्रीम की, अगर जेट स्ट्रीम फॉर्म होते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साउथ में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, इसके कारण क्या होती है आप लोगों की जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है अक्रॉस दी पोलर फ्रंट के अक्रॉस। क्यों, अपन लोगों ने देखा था ना कि पोलर फ्रंट के अक्रॉस हम लोग की जेट स्ट्रीम होती है। नाउ स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड कॉज्ड बाय द लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट। क्या, स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड जो होगी ना वो किसके कारण होती है,
लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट के कारण। थिंकर को हो गया, ये कंसेप्ट किसने दिया था? पोलर फ्रंट थ्योरी से कंसेप्ट हम लोगों को देखने को मिला था ब्रिजकिनेस 1920s में। नाउ क्लाइमेटिक रोल देखो, ये डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी पोजीशन ऑफ द जेट स्ट्रीम, मॉडिफाई करता है मॉनसून ऑनसेट और विड्रॉवल को। ठीक है, केस स्टडी देख लो, वीकनिंग ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, स्लोइंग द पोलर जेट, अनयूजुअल वेदर इन नॉर्थ अमेरिकन यूरोप। ठीक है, ये समझ में आए ना, केस स्टडी नॉर्मल है कि नहीं है? तो क्या हुआ आप लोगों का, जो वीकनिंग टेम्परेचर हो रहा है ना ग्रेडियंट इन द आर्कटिक में, या फिर इसको अपन आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, ये स्लो कर रहा है पोलर जेट को, ये स्लो कर रहा है पोलर जेट को, और अनयूजुअल वीकनिंग हो रही है कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर। एग्जाम में अब क्या लिख के आओगे इससे रिलेटेड? थर्मल विंड जो है ना वो कोई एक्चुअल विंड नहीं है, बट डिफरेंस है बिटवीन द जियोस्ट्रॉफिक विंड एट द टू लेवल। भाई दो लेवल पे जितना भी डिफरेंस आ रहा है ना उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं? अपन थर्मल विंड बोल रहे हैं। फ्लो चार्ट देख लो, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, ये क्या होता है? चेंज इन द जियोस्ट्रॉफिकल विंड विद द हाइट। इससे क्या बनेगा आप लोगों का? जेट स्ट्रीम्स बनेगा। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली डायग्राम देख लो, नॉर्मली इस तरीके का डायग्राम होता है सिंपल। ये देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा? विंड की स्पीड जो होगी ना, यहाँ पे विंड स्पीड जो होगी, मैं यहाँ पर आपको लोग क्या दिखा देता हूँ, विंड स्पीड जो होगी वो होगी लो, यहाँ पे विंड स्पीड मीडियम, यहाँ पर विंड स्पीड हाई। कैसे? देखो, नॉर्मली मैं हाइट अगर इंक्रीज करता हूँ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कोल्ड और वार्म का, मान लो ये मेरा इधर कोल्ड है, ये मेरा वार्म है। ठीक है, अब ये है आइसोबार बनते आ रहे हैं यहाँ पर, आइसोबार 1 2 3 4 इस तरीके के। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या रखा है? कोल्ड एयर रखा है, राइट साइड में वार्म एयर रखा हुआ है। ठीक है, डैश लाइन को मैं क्या बता रहा हूँ? टिल्टेड आइसोबार्स बता रहा हूँ, ये मेरी टिल्टेड आइसोबार्स हैं। तो ये जो मेरी होंगी ना, जो विंड जो है ना स्पीड होगी, वो हाइट के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। बस यही चीज क्या है आप लोगों का? ग्रेडियंट बैलेंस कर रहा है, जियोस्ट्रॉफिक का ग्रेडियंट बैलेंस हो रहा है। तो इस तरीके का आप डायग्राम बना के आ जाना एग्जाम के अंदर, कोई बड़ी चीज नहीं है ये चीज। ठीक है, नॉर्मली पॉज करके आप अपने उसमें बना सकते हो, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। नाउ केस लिंकेज देख लो, इंडियन मानसून थर्मल इंटरेक्शन विद द अपर एयर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम डायनेमिक्स। जब अपन मानसून पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई इंडियन मानसून पर जेट स्ट्रीम का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर ये जेट स्ट्रीम नहीं होती तो हमारे पास जो मानसून में भी प्रॉब्लम आ सकती थी, खासकर रिट्रीटिंग मानसून के अंदर। ठीक है, नाउ एग्जाम टिप पे देखो, अगर सीधा सीधा आप कंक्लूड कर सकते हो कि इन रियलिटी थर्मल एंड द डायनामिक फैक्टर जो होंगे ना वो कंबाइन करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लेनेटरी सर्कुलेशन को। क्या ये जो है फैक्टर जो है कंबाइन कर लो अगर इन चीज़ों को, तो आप लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लेनेटरी सर्कुलेशन को ये क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हो कि जब हीटिंग होगी तो थर्मल विंड्स होंगी, अर्थ का रोटेशन होगा तो डायनेमिक विंड होंगी, इंटीग्रेशन होगा तो रियल ग्लोबल सर्कुलेशन होगा। अब कंपेयर करना है तो कर सकते हो आराम से। कॉज क्या हो जाएगा? बेसिस थर्मल और डायनेमिक्स। तो कॉज अगर मेरा टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो अर्थ का जो रोटेशन होगा और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। एग्जाम्पल मॉनसून या लैंड ब्रीजेस देख लो, मॉनसून या लैंड ब्रीजेस देख लो, तो इससे क्या होगा? ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज की डायनेमिक्स बदलेंगी। टेम्पोरल की अगर बात करें, सीजनल या पीरियोडिक, तो परमानेंट और प्लेनेटरी होती है। ये थर्मल और डायनेमिक की बात चल रही है, थर्मल विंड है, ये डायनेमिक विंड है। ठीक है, थिंकर कौन है? इसके हाली है और इसके हेडली और पैरल है। समझ में आया ना ये वाली बात? मतलब दोबारा से समझो इस चीज़ को, थर्मल जो विंड सिस्टम है उसका कॉज क्या होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, लेकिन डायनामिक का जो कॉज होगा वो अर्थ रोटेशन और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। एग्जाम्पल मॉनसून और लैंड सी ब्रिजेस होंगे, इसका डायनामिक के ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज होंगी, और थर्मल में सीजनल या पीरियोडिक होती है ये ज़्यादातर, और डायनामिक जो होती हैं वो परमानेंट या प्लेनेटरी होती हैं। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली नाउ प्लेनेटरी विंड एंड दी क्लाइमेट फॉर्मेशन। क्या? प्लेनेटरी विंड एंड दी क्लाइमेट फॉर्मेशन। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बस छोटा छोटा समझ लो, ज़्यादा नहीं बचा आप लोगों का। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, अमेजन, कॉन्गो, इंडोनेशिया। क्या रेन फॉरेस्ट कौन कौन से? अमेजन, कॉन्गो और इंडोनेशिया। कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रेड विंड एट द ITCZ। क्या?
कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रेड विंड एट द ITCZ। भाई यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? अमेजन, कोंगो और इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट क्या होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग एयर है। देखो मैंने यहाँ पर ये डिसेंडिंग एयर बनाई हुई है। जब डिसेंडिंग एयर है तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, मेरे यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलेंगे, सहारा, एटाकामा और थार। टेम्परेट क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ, यूके और वेस्ट यूरोप की बात करें तो मॉडरेटेड बाय दी वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्परेट क्लाइमेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पोलर डेजर्ट की बात करें तो एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड पोलर ईस्टर्लीज होती है यहाँ पर। ठीक है, तो डायग्राम आप डायरेक्ट ऐसे बना के आ सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पॉज करके आप लोग कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, मैंने ये जूम किया, पॉज करके आप लोग ये बना सकते हो। नॉर्मली पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट एंड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फिर नीचे सेम की सेम वही रहने वाला है। ठीक है, चाहो तो ये भी बना के आ सकते हो, नॉर्मली वही चीज़ है। ठीक है, अब मैं पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, 3, 2, 1 चालू करें। चलो, नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड। नाउ लैंड सी कॉन्ट्रास्ट के कारण मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे मॉनसून, इंडिया, वेस्ट अफ्रीका। टोपोग्राफी के कारण मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे हिमालय। तिब्बतन एंटीसाइक्लोन मानसून जेट होता है। सीजनल शिफ्ट ऑफ द ITCZ के कारण जो हो रहा है, नॉर्थ इन जुलाई, साउथ इन जनवरी। ठीक है, एनसो IOD मतलब इंडियन ओशन डायपोल, और आप लोगों का एल नीनो साउथ ऑसिलेशन। तो अल्टर करता है ये ट्रेड विंड को, ड्रॉट फ्लड्स को। अर्बन हीट आइलैंड की अगर बात करें तो लोकल सर्कुलेशन मॉडिफिकेशन हो रहा है, लोकल सर्कुलेशन मॉडिफिकेशन हो रहा है अर्बन हीट आइलैंड के अंदर। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की अगर मैं बात करूं तो हेडली सेल एक्सपांसन, हेडली सेल एक्सपांसन हो रहा है। देखो हेल्ड और यूना 1980s में बताया, ये चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था, फिर से ये अपन लोग इसमें लिख लेंगे, याद रहेगा अपन को। रिसेंट IPCC रिपोर्ट AR6 अपडेट में बताया कि शिफ्टिंग डेजर्ट हो रहा है पोलवर्ड की तरफ। जेट स्ट्रीम जो हो रहे हैं ना वो वीक हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? मोर एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। यूरोप हीट वेव 2019 और पाकिस्तान फ्लड 2022 का आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, पोलर वर्टेक्स ब्रेकडाउन की बात करें तो टेक्सास इन 2021 फ्रीजेस। ठीक है, मानसून वेरिएबिलिटी की अगर बात करें तो वीकनिंग ट्रेड है, एनसो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। क्लाइमेट मॉडल्स की अगर बात करें तो अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर सर्कुलेशन पैटर्न हो रहा है कि नहीं है? अब ये देखो, इसमें जितनी भी टर्म आपको देखने को मिल रही है, एनसो हुआ, आप लोगों का ट्रेड, ये टैक्सेस वाली ये चीज़ें हुई, जितनी भी आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो अपन लोग आगे करने ही वाले हैं। तो ये अपन लोग यहाँ पर सिर्फ इसका थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको टीज कर दिया है नॉर्मली। नाउ ये मेरा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मैं एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से लिखना है उसकी मैं टिप यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। सिंपल कुछ नहीं करना, आप लोगों को डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, एक डायग्राम बना देना है पूरा का पूरा, जिस तरीके से मैंने बताया था। स्ट्रक्चर में क्या करोगे आप? पहले फोर्सेस बताओगे, अगर फोर्सेस पूछे होंगे, फिर विंड बेल्ट्स बताओगे, फिर स्पेशल विंड्स के बारे में बता दोगे अगर स्पेशल पूछा, और नहीं पूछा है तो बस आप लोगों को फोकस देखना है कि मेरा पूछा क्या है। मान लो उन्होंने विंड बेल्ट्स के बारे में पूछ लिया तो मैक्सिमम विंड बेल्ट के बारे में लिख दो, और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में भी लिख दो, जियोस्ट्रॉपिकल ग्रेडियंट वगैरह के बारे में, फिर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के बारे में लिख सकते हो, फिर मॉडर्न रिलेवेंस के बारे में लिख सकते हो। एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो जो कि आप लोगों का क्लाइमेट, इकोनॉमी और ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट कर रहा हो। एंड मैं कंक्लूड कर सकते हो भाई, प्लेनेटरी विंड जो है एक्ट एज द अर्थ क्लाइमेटिक इंजन, डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट मॉइस्चर और सस्टेनिंग लाइफ, है कि नहीं है? नॉर्मल सी बात है। तो आप लोगों का आज का होमवर्क, इतने टाइम से मैं होमवर्क ज़्यादा नहीं दे रहा था, आज का होमवर्क है फ्लो चार्ट बनाओ, मैप्स बनाओ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो अभी के टाइम पे रिसेंट इस महीने जो एग्जाम्पल्स देखने को मिले, अगर कनेक्ट होते हैं, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए फील, वैसे तो ये स्टैटिक टॉपिक है, फोर्सफुल फील नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखना कि अगर किसी का इफेक्ट पड़ता है इस किसी भी कंसेप्ट का तो वो आप इसके अंदर बना लेना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व करके देखो, डिस्कस द फोर्स विच गवर्न द एयर मूवमेंट ऑन द अर्थ सर्फेस। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखना आप भी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपना होगा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी का, टॉपिक नंबर 6। अब आप बोलोगे कि मेरे सिलेबस में तो लोकल विंड भी है। ठीक है,
तो मैं ये जो है अपना फ्लो के साथ चलता जाऊंगा। सिलेबस पर अपन कर रहे हैं लेकिन देखते जाएंगे कि क्या क्या किस तरीके से होगा, क्योंकि अभी हम लोगों का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पूरा चल रहा था, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ही लिंक हो गया था मेरा ये विंड सिस्टम, तो इसीलिए मेरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से ही ये चीज़ उठा लेंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग आएंगे लोकल विंड पे, कब किससे पहले, जब हम लोग मानसून करने वाले होंगे उससे पहले। अभी तो जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। तो वही वाली बातें करेंगे, वही रिलेटेड टू एग्जाम, नो ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन। समझ में आई ना। तो जिन लोगों को 1% भी लगता है कि मैंने आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की है आप लोगों की स्टडी में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देगा और इसको कंटिन्यू रखने का भी, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, आप लोगों का सपोर्ट ही ये वाली सीरीज़ को फ्री में कंटिन्यू रख पाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।